तो साथियों, अभी तक आपने देखा एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्रांत, एक राज्य केरल, केरला के आगे की बात बढ़ाते हुए, जैसे कि अभी तक आपने केरल के बारे में बहुत ही अच्छी एवं बहुत ही सुंदर जानकारियां ली। अब हम बढ़ते हैं अपने इस सफ़र में आगे और जानते हैं केरल के क्रीड़ा क्षेत्र, पर्यटन, भाषा, साहित्य और भी केरल के लोगों के बारे में। अगर हम यहाँ के क्रीड़ा क्षेत्र की बात करें तो केरल में क्रीड़ा संस्कार कई शताब्दियों पहले बहुत ही रूपायित हुआ था। केरल के क्रीड़ा जगत के क्षेत्र में लोक क्रीड़ाएँ, आधुनिक क्रीड़ाएँ सब एक साथ विद्यमान हैं। केरल की प्रांतीय आयुधन कला है। पहले केरलीय गांव में खेलकूद को विशिष्ट महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल की आधुनिक जीवन शैली तथा आधुनिक खेलों के चलते लोक क्रीड़ाएं लगभग लुप्त हो रही हैं। लेकिन आज भी देशी मनोरंजन, नौका विहार को महत्व दिया जाता है। इसके साथ साथ फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स इत्यादि आधुनिक खेल कूदों में केरल के भारत का बहुत ही एक अच्छा राज्य माना जाता है। भारत के सबसे बड़ी धावक पीटी उषा भी केरल की ही सुपुत्री हैं। अगर यहाँ के पर्यटन के बारे में कहें, केरल प्रांत पर्यटकों के बेहद लोकप्रिय है, इसलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें प्रमुख हैं पर्वतीय तराइयाँ, समुद्री तटीय क्षेत्र, अरण्य क्षेत्र, तीर्थाटन केंद्र आदि। इन स्थानों पर देश विशेष से असंख्य पर्यटक भीमराती आते हैं। मुन्नार, नेलियानपति, पोनिमुट्टू आदि पर्वतीय क्षेत्र, कोवलम, वर्कला, चेराई आदि समुद्र तट, पेरियार, इरवालिकुलम आदि वन्य पशु केंद्र, कोल्लम, अलपुजा, कोट्टायम, एर्नाकुलम आदि झील प्रधान क्षेत्र, बैक वाटर रीजन्स आदि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे हुए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का भी पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी पर्यटन के निर्णायक भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई हुई है। अगर हम यहाँ की भाषा के बारे में बात करें तो केरल की भाषा मलयालम है, जो कि द्रविड़ परिवारों की भी भाषा है, एक है। मलयालम भाषा के उद्गम के बारे में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। एक मत यह है कि भौगोलिक कारणों से किसी आदि द्रविड़ भाषा से मलयालम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हुई। इसके विपरीत दूसरा मत यह भी है कि मलयालम तमिल की बहुत ही व्युत्पन्न भाषा है। ये दोनों प्रबल मत अपने आप में बहुत ही मुख्य हैं। सभी विद्वानों का यह मानना है कि भाषाई परिवर्तन की वजह से मलयालम बहुत अच्छी तरह उद्यत हुई। तमिल, संस्कृत दोनों भाषाओं के साथ मलयालम का भी एक बहुत ही बड़ा और गहरा संबंध है। मलयालम का साहित्य मौखिक रूप में शताब्दियों पुराना है, परंतु साहित्यिक भाषा के उस रूप में उसका विकास 13वीं शताब्दी में ही हुआ था। इस काल में लिखित रामचरितम को मलयालम का आदि काव्य माना जाता है। अगर यहाँ के साहित्य की बात करें तो मलयालम का साहित्य 8 शताब्दियों से अधिक पुराना है, किंतु आज तक कोई ऐसा ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ जो यहाँ के साहित्य की प्रारंभिक दशा पर प्रकाश डालता हो। अतः मलयालम साहित्यिक उद्गम से संबंधित कोई स्पष्ट धारणा नहीं मिलती है। अनुमान है कि प्रारंभिक काल में लोक साहित्य का प्रचलन रहा होगा। ऐसी कोई रचना उपलब्ध नहीं जिसकी रचना 1000 ईयर्स 1000 वर्ष पहले की गई है। 10वीं सदी के उपरांत लिखे गए अनेक ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर भी विद्वान एकमत नहीं है। फिर भी केरलीय साहित्य के सामान्यतः मलयालम साहित्य अर्थ लिया जाता है, लेकिन मलयालम साहित्यकारों का तमिल और संस्कृत भाषा विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केरल के कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी, कन्नड़, तुलु, कोंकणी, हिंदी आदि भाषाओं में भी रचना लिखी है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक मलयालम साहित्य का इतिहास प्रमुखतः कविता का इतिहास है। साहित्य की प्रारंभिक दशा के परिचय देने वाले काव्य ग्रंथ रामचरितम है, जिसमें
13वीं शताब्दी में लिखा गया बताया जाता है। यद्यपि मलयालम के प्रारंभिक काव्य के रूप में रामचरितम को माना जाता है, फिर भी केरल की साहित्यिक परंपरा उससे भी पुरानी मानी जाती है। प्राचीन काल में केरल को तमिलकम का भाग भी समझा जाता था। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम राज्य का स्रोत भी तमिलकम की भाषा से ही प्रस्तुत हुआ। तमिल का आदिकालीन साहित्य संगम कृतियों नाम से जाना जाता है। संगमकालीन महान रचनाओं का संबंध केरल के प्राचीन चेर साम्राज्य से भी है। पतिटित्तु नामक संगमकालीन कृति में 10 चेर राजाओं से प्रशस्ति है और महाकाव्य के प्रेरणा इलंगो अडगिल का जन्म चेर देश में ही हुआ था। इसके अतिरिक्त 3 खंडों वाले इस महाकाव्य का एक खंड वचिंकाडम का प्रतिपाद विषय चेरनाट में घटित घटनाएं हैं। संगमकालीन साहित्यकों में अनेक केरलीय साहित्यकार भी रहे हुए हैं। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो केरल के अधिकांश लोगों की मातृभाषा मलयालम है, जो द्रविड़ प्रकार की प्रमुख भाषा है। यहाँ आर्य, अरबी, यहूदी तथा मिश्रित वंश के लोग भी रहते हैं। दूसरा प्रमुख वर्ग आदिवासियों का है। यह सभी वर्ग मिलकर आधुनिक केरलीय समाज का निर्माण करते हैं। एक राज्य के रूप में केरल की स्थापना 1961 में हुई थी, किंतु वर्तमान केरल के अंतर्गत जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों की गणना 1881 में ही तैयार हो गई थी। प्रमाणों के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि 17वीं सदी के प्रारंभ में केरल की जनसंख्या लगभग 30 लाख थी। 1850 में यह 45 लाख हो गई थी। केरल के प्रमुख धर्म हैं हिंदू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म। बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, बहाई धर्मावलंबी लोग भी यहाँ रहते हैं। हिंदू समाज विविध जातियों से बना है। ईस्वी सन 8वीं सदी से केरल में जाति व्यवस्था प्रचलित है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न श्रेणी के लोगों को जाति व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। जाति व्यवस्था के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना तथा सामाजिक कुरीतियां प्रचलित हो गईं। 19वीं शताब्दी के अंत में चलने वाले सामाजिक नवोत्थान अभियानों में 20वीं शताब्दी में तथा तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम में जाति व्यवस्था को भी किसी सीमा तक तोड़ा। वर्तमान केरलीय समाज में यद्यपि ऊंच नीच की भेदभावना नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था मौजूद है। विभिन्न धर्मावलंबी लोगों के देवालयों तथा उनके धार्मिक आचार अनुष्ठानों ने केरलीय संस्कृति की पुष्ट किया है। साहित्य और कला के विकास में उनका योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिरों से जुड़े उत्सवों ने केरलीय संस्कृति की शोभा बढ़ाई है। तो साथियों, ये था हमारा आज इस खूबसूरत राज्य केरल का ये प्रसारण। अगली बार हम आपसे फिर मिलते हैं केरल की और नई नई जानकारियाँ लेके। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद।